इंसान अपने नाम के साथ जाना जाता है, अपने पिता के नाम के साथ जाना जाता है, परिवार के साथ। बट उसके साथ-साथ एक आंतरिक इंट्रोडक्शन भी होता है, वो होती है उसकी राशि। जब कभी भी हम धर्म से, पूजा-पाठ से जुड़े या फिर अपने कंसल्टेशन, एस्ट्रो कंसल्टेशन के से जुड़े हुए सवालों को सामने लाते हैं, तो हमारी उस आइडेंटिटी, उस एक राशि के थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं। एक ज्योतिषी से जब आप मिलते हैं तो शुरुआत उसी एक राशि से होती है। अब उस राशियों के 2 कॉर्नर्स 2 कैटेगरीज़ होती हैं, लग्न राशि और चंद्र राशि। यहीं से शुरू होता है ज्योतिष का प्रेडिक्शन। ऐसे में आज उसकी बारीकी, उसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, आप कैसे मालूम करें कि किसके बारे में चर्चा पहले करनी है और किनको हम अंडरस्टैंड करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेल्प ले सकते हैं। इन इस तरीके की छोटी-छोटी बातें पर बहुत ज़रूरी बातों के लिए आज हम बात कर रहे हैं। अपने गुरुदेव आचार्य डॉक्टर विवेक पंडित जी से। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आए हैं। शायद सुनने में बहुत छोटा लग रहा है लग्न राशि और चंद्र राशि, मगर जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो ये सबसे लेंथी टॉपिक निकल के आता है। तो प्रणाम आज प्रणाम साथियों, आप सबके जीवन में शक्ति की राह हो। आज हमें ये बताइए कि लग्न राशि और चंद्र राशि पहले तो ये होती क्या है? और उसके साथ इस चीज़ को ज़रूर हाइलाइट करिएगा कि लोग अपने मंथ की राशि को, जिसे हम ज़ोडिएक साइन कहते हैं, उसको लेके बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं और कोई भी प्रेडिक्शन होता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लग्न राशि के हिसाब से पढ़े, चंद्र राशि के हिसाब से पढ़े या सूर्य राशि के हिसाब से पढ़े। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज जितने भी हमारे कन्फ्यूजन्स हैं, वो प्लीज़ दूर करिए। चलिए, आपने बड़ा एक अच्छा प्रश्न उठाया है और समझ लेते हैं कि पहले राशि का मतलब क्या होता है। राशि का मतलब होता है एक वो कोऑर्डिनेट जो 30 डिग्री का है, जिसके बीच में कोई भी ग्रह आता है, तो वहाँ से आने वाली ऊर्जा अपना जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका जो ऊर्जा का प्रोसेस है या ऊर्जा की क्वालिटी का हो या ऊर्जा का अस्तित्व का हो, जो ऊर्जा की जो भी आपके पास आने वाली संचारण है, उसकी व्यवस्था कुछ बदल जाती है। जिसकी वजह से हमारे ऊपर अलग-अलग किस्म के प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है? अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका निर्धारण कैसे हुआ? निर्धारण ऐसे हुआ कि पहले तो धरती पे अपने डिज़ाइन कर लिया कि भई किस तरीके से हर 2 घंटे बाद सूरज की जो प्रक्रिया है या सूरज का जो आने वाली ऊर्जा है, वो कैसे बदल जाती है हमारे पास आते हुए। वो कैसे करा? घड़ी बना के देखा कि भई सूरज का टाइमिंग कैसे कैसे सूरज टाइम उसमें कर रहा है, तो पूरा घड़ी को गोल उसमें बना के देखा। फिर वो उसी से उन्होंने देखा कि हर 2 घंटे में सूरज की जो अ, ऊर्जा है उसका उसकी क्वालिटी चेंज हो रही है, उसका आने वाला प्रभाव हमारे पर बदल रहा है। वो सब वो करके पहले पृथ्वी के उन्होंने अवलोकन करके बनाया कि भाई वो हमारे घर, है ना? घर कहाँ बनाते हैं हम? धरती पर, पृथ्वी धरती पर। पे। तो उसी को घर कहा, उसी को अच्छा हम भाव यानी अपने मन से, अपने भाव से बनाते हैं इसलिए उसे भाव भी कहा, इसलिए उसे ग्रह भी कहा, ग्रह कहा, इसीलिए उसको घर जैसा नाम दिया, हाँ? और वो इसीलिए आप 12 भाग बाँटे तो खाना भी कह दिया, कोई खाना कहता है, कोई घर कहता है, कोई भाव कहता है, कोई हाउस कहता है। अलग-अलग भाषा, अलग-अलग चीज़ वो फिर उन्होंने देखा कि कैसे सूर्य और चंद्रमा जब वो घूमते हैं हमारे चारों ओर और घूमते हुए जब वो अलग-अलग क्षेत्र में जैसे उन्होंने घर अपना नीचे बना लिए 30-30 डिग्री के, ऐसे ही देखा कि हर 30 डिग्री के बाद हर जब ग्रह बदलता है, अपना स्थान बदलता है, तो उसकी क्वालिटी चेंज होती है। उसकी ऊर्जा का जो हमारे ऊपर आने वाला प्रभाव है, वो अलग हो जाता है। अच्छा, व्यक्ति-व्यक्ति पर अलग-अलग प्रभाव होते हैं। देखो उसको आप कितना गहरा और कितना कैलकुलेटिव है आप उसको समझो 27 नक्षत्र हैं, 12 ग्रह हैं ओह सॉरी माफ़ कीजिएगा 9 ग्रह हैं, 12 राशियाँ हैं और 12 घर हैं। कितनी चीज़ें हो गई? 4 ठीक है? नक्षत्र, राशि, ग्रह, भाव। अब इनके कितने परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस बनेंगे आप सोचिए। मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है 11th क्लास में, 12th क्लास में। मान लीजिए कोई 3 अंकों का कोई भी एक 3 अंक हैं अलग-अलग, उनके कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे? जितने वो अंक हैं उसका उतना बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब 27 नक्षत्र हैं तो 27 को 27 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गए नक्षत्र के अकेले के।
फिर उसी में फिर वो ग्रह हैं, उसी में भाव भी हैं, उसी में राशियाँ भी हैं और उन चारों का आपस में भी बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो अब हम ये ना करोड़ों अरबों में जाती है कॉम्बिनेशन की जो प्रक्रिया है, इसलिए इसीलिए कहा जाता है ज्योतिष अथाह है। वो केवल आपके पढ़ने से नहीं आता है, वो आपके ऊपर आशीर्वाद से आता है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा से आता है, आपके गुरु के आशीर्वाद से भी आता है। ऐसे खाली पढ़ लेने से नहीं आ जाता है। शायद इसीलिए आप कहते हैं कि हमेशा पर्सनल प्रेडिक्शन पे जाना चाहिए, जेनेरिक प्रेडिक्शन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इतने कॉम्बिनेशन हैं कि एक कॉम्बिनेशन दूसरे पे लग जाए ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, आप सोचिए आप किसी भी हम कुछ भी बोल देते हैं कि जी आज आने वाला है गुरु ग्रह हमारे इस राशि में और इन सब की राशियों वाली परिवर्तन जी अरे मेरे भाई गुरु ग्रह उसको देख तो ले जिस तुम 800 करोड़ की आबादी में किस-किस को तुम किस-किस को क्या-क्या बता दोगे और ना जाने किसी के लिए तुमने तो कह दिया जी गुरु ग्रह इस राशि के लिए बहुत अच्छा है। वो राशि वाले ने वो अच्छे के समझे काम कर दिया, पता लगा उसकी ना जाने कितने केस ऐसे आते हैं जो उनकी तो हालत खराब हो गई, नुकसान में आ गए, घाटे में आ गए बहुत ज़्यादा। क्यों? हमने सुन लिया था गुरु ग्रह जो है ना इस राशि में आ रहे तो बड़ा अच्छा प्रभाव है हमारे लिए। अब उसको मैं बता दूँ राशि, तो जैसे हमने पृथ्वी पर ग्रह बनाए 12 ऐसे ही हमने आकाश में 12 राशियाँ 12 डिवीज़न कर दिए आकाश के, जो हर एक डिवीज़न 30 डिग्री का हो गया। तो एक डिवीज़न जो एक कोऑर्डिनेट है, वो तकरीबन 30 डिग्री का एक कोऑर्डिनेट हो गया। जैसे शुरुआत करें 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90 ऐसे करते-करते हम 330 से 360 डिग्री यानी कि पूरा 360 डिग्री को घूम जाते हैं। अब किसी ने एक बार प्रश्न उठाया कि जी ये 360 डिग्री क्यों होता है? इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप समझ लो। सूरज रोज़ उगता है, रोज़ छुपता है, रोज़ उगता है, रोज़ छुपता है। तो एक दिन में एक बार चलता है, तो उसको लगभग 360 या ब 365 दिन लगते हैं, तो 360 दिन उसको हम मान लेते हैं कि 360 दिन लगे, पूरा गोला काटने में उसे लगभग 365 दिन लगते हैं। तो उसको थोड़ा कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने 360 उसको पकड़ लिया, कि 360 डिग्री यानी सूर्य एक राशि में पूरे 30 दिन रहता है। उसी हिसाब से पूरे महीने बना दिए, 12 महीने बना दिए। आप सोचो ना 12 महीने क्यों हैं? भाई वो सूरज के हिसाब से चीज़ें सारी की सारी कैलकुलेट हो रही हैं। और हमारे जो चंद्रमास हैं वो भी 12 हैं, तो वो चंद्रमा के हिसाब से चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं। अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग लोगों में जो प्रचलन था, कोई सूर्य की पूजा करता है, कोई चंद्रमा की पूजा करता है। जो सूर्य की पूजा करने वाले लोग हैं, जैसे विदेशी हैं, वेस्टर्न कंट्री में, सूरज को ज़्यादा मानते हैं, इसलिए वो सूर्य के हिसाब से देखते हैं। हमारे देश में सनातन धर्म में हम चंद्रमा को मानते हैं, इसलिए हम चंद्रमा के हिसाब से अपने वैदिक ज्योतिष को देखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों ज्योतिषों में कोई क्या कहते हैं आपस में लड़ाई है, नहीं, वो उनका तरीका है, ये हमारा तरीका है। लेकिन होता क्या है कन्फ्यूजन जो आपने प्रश्न किया कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जो आपको अखबारों में, जो न्यूज़पेपर्स में या जो भी आपको आर्टिकल्स में देखते हो, वो सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस वो हैं जो सन के ऊपर निर्धारित हैं, जहाँ वो सूरज को केंद्र मानकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। हम यहाँ पर पृथ्वी को केंद्र मानकर और चंद्रमा के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। चंद्रमा को भी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने में लगभग 30 दिन लगते हैं। वैसे 27 दिन लगते हैं, लेकिन इन रिस्पेक्ट विद अर्थ वो 30 दिन में पूरा उसको कर पाता है। तो अगर हम देखें तो हमारे करीबन 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है। कृष्ण पक्ष मतलब कहाँ से शुरू होगा? शुक्ल पक्ष जब सूर्य और चंद्रमा 0-0 डिग्री पे बराबर है, एक ही जगह है, ऐसे साथ-साथ है। और जब आगे चंद्रमा चलना शुरू हुआ, तो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तिथि, जो हमें हमेशा कन्फ्यूज़ करती है, तिथि का अर्थ सिंपल ये होता है कि जो हम चंद्रमा के हिसाब से देखते हैं तिथि को, तिथि का कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं है, उसे हम मून डे भी कह सकते हैं। लेकिन जब भी चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री आगे जाता है, एक तिथि हो जाती है, ठीक है? तो चंद्रमा मान लीजिए साथ-साथ हैं दोनों, अब चंद्रमा ऐसे अब ये चंद्रमा और सूर्य अगर एक साथ है, तो समझ लो ये अमावस्या खत्म हो गई। और यहाँ से जब चंद्रमा आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, यानी चंद्रमा बढ़ना शुरू देखो होता क्या है चंद्रमा आपको बिल्कुल एक दिन बाद बहुत हल्का-सा दिखता है, फिर थोड़ा दिखता है, फिर थोड़ा दिखता है, फिर थोड़ा दिखता है, धीरे-धीरे करके चंद्रमा पूरा दिखना शुरू हो जाता है। जब बिल्कुल सामने आमने-सामने आता है, तो वो पूर्णिमा होती है, पूर्णमासी होती है, चंद्रमा पूर्ण दिखता है। वहाँ से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही 15 दिन उसे कृष्ण शुक्ल पक्ष में और 15 दिन उसे कृष्ण पक्ष में लगते हैं। ये भी पूरा 30 दिन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप इसको देखो पूरा इस तरीके से राउंड सर्किल करने में पूरा आप चक्कर काटने में तकरीबन 360 जैसे चंद्रमा को करीबन 357 दिन लगते हैं, उस परिक्रमा पूरा करने में।
सूर्य को आप कह लो या पृथ्वी को कह लो, चारों तरफ पूरी परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं। तो एक एवरेज फिगर ले लिया कि भाई 360, ठीक है? और हमारे कितने खाने हमने पहले डिवाइड किए 12। उन 12 को डिवाइड करने के बाद 30-30 डिग्री के हमारे पास पूरे हमारे पास 12 हमारे पास राशियाँ आ गई। जैसे हमने अपने घर डिवाइड किए, ऐसी राशियाँ डिवाइड कर ली। वो 12 राशियाँ यानी 30-30 डिग्री के वो कोऑर्डिनेट्स हैं, जहाँ पर जब भी कोई भी ग्रह मूव करता है, उससे हमारे पास अलग प्रकार की ऊर्जा हमारे पास आती है। उनको वही डिसाइड करने के लिए वही निर्धारण किया क्या? नक्षत्रों को देखा कि किस-किस नक्षत्र में कौन-कौन सा सबसे पहले काम सूरज और चंद्रमा पे किया गया, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष दिखते थे और कुछ दिखता नहीं था। ये तो बाद में लोगों को दिखना शुरू हुआ, कोई चमकता हुआ तारा जो दूर से दिख रहा है, वो शुक्र भी है, मंगल भी दिखता है। कभी-कभी आजकल जैसे जुपिटर भी दिख रहा है, सैटर्न भी दिख रहा है, आस-पास दिख रहे हैं। तो ये बहुत कम रेयर दिखता था, लेकिन चंद्रमा और सूर्य आपको हमेशा दिखाई देते थे, ठीक है? उसी हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन कर लिया कि ये अलग-अलग राशियाँ, अलग-अलग क्षेत्र में कौन-कौन से नक्षत्र आ रहे हैं और उसी डिज़ाइन से उन राशियों के नाम रख दिए गए, ठीक है? अब सवाल आता है, मैंने आपको बता दिया कि भई विदेश की जो राशियाँ हैं वो सूर्य की है, वो सन से रिलेटेड है। तो वो सन साइन्स कहलाते हैं अगर आप देखोगे। तो उन्हें ज़ोडिएक साइन या सन साइन्स कहते हैं। हमारी जो राशियाँ हैं वो चंद्र राशि हैं, वो मून साइन कहलाते हैं अंग्रेजी में। तो ये डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि वो लोग सन को सेंटर मानते हैं, हम पृथ्वी को सेंटर मान के और जो हमारी गैलेक्सी का सेंटर है, उससे अलाइन करते हैं। जो मूल नक्षत्र से होता हुआ आता है, उससे हम अलाइन करते हैं अपनी पृथ्वी को, वहां से हम चंद्रमा को लेते हैं। तो इसलिए ज़ोडिएक साइंस में और हमारे जो साइन हमारे जो बने हुए हैं, उनके अंदर कुछ डिफरेंस भी आता है, कुछ थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता है। हर साल कुछ डिग्री का डिफरेंस आता है, जो कि करीबन 67,000 साल में जाके पूरा होता है। तो वो प्रिसिजन भी कैलकुलेट किया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनी होरोस्कोप। तो ये एक मोटा-माटी मैं आपको आपके इस वीडियो में अंतर बता पा रहा हूँ कि भई कैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अंतर आ जाता है। हाँ, उनके प्रेडिक्शन करने के, उनके देखने के तरीके, नज़रिए अलग है और हमारे नज़रिए देखने के तरीके अलग हैं। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, मैं इसमें नहीं कहता, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अपने आप को कन्फ्यूज़ होने से बचाइए कि बहुत बार आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं कि आज तो मकर संक्रांति नहीं है, आज तो फलाना है, संक्रांति तो तब आएगी। हमारे यहाँ संक्रांति 15 तारीख को होती है प्लस माइनस 2 डेज़। संक्रांति का मतलब सूर्य जब अपना राशि बदलता है, ठीक है? और वहाँ पर संक्रांति 22 तारीख के आस-पास होती है प्लस माइनस 1 और 2 डेज़ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से। क्यों? उसी वजह से डिफरेंसेस आते हैं हमारे सारे के सारे कैलकुलेशंस में, चीज़ों के अंदर। उसमें झगड़ने की नहीं, समझने की ज़रूरत होती है। तो वो भी सही हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत ही होते हैं, पर हम वैदिक करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई वैदिक ज्योतिष सबसे ज़्यादा आसान, सबसे सरल और सबसे ज़्यादा सटीक भी होता है। इसलिए हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया राशि क्या होती है, राशि में क्यों डिफरेंस आता है, किस तरीके से ये कन्फ्यूज़न होता है। अब हम जब बात करते हैं राशि की, तो हमारे यहाँ 3 राशियाँ हमें मिलती हैं। एक तो लग्न राशि, चंद्र राशि और सूर्य राशि। मैंने अभी आपको ये जो मैं आपको एक पोस्टर दिखा रहा हूँ, इसमें मैं खाली आपको लग्न और चंद्र राशि लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि सूर्य राशि को हम बहुत कम देखते हैं, पर फिर भी ये वो भी राशि होती है, उसका भी अपना प्रभाव होता है। और लग्न राशि, चंद्र राशि और सूर्य राशि, इनके हिसाब से अगर हम कुंडली बनाते हैं, तो उसे सुदर्शन कुंडली कहा जाता है, सुदर्शन चक्र कुंडली कहा जाता है, जो कि अलग-अलग एस्पेक्ट बताती है। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य से हम किसी भी व्यक्ति की आत्मा का या उसकी जीवन का निर्धारण करते हैं। लग्न हमारा शरीर है, लग्न से हमारा शरीर डिसाइड होता है, हमारे साथ जो शरीर की जितनी प्रक्रियाएँ वो डिसाइड होती हैं। चंद्रमा हमारा मन है, तो चंद्रमा से हम मन के हिसाब की चीज़ें देखते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होती है? लग्न राशि जो डिसाइड होती है, उसका बहुत सीधा सिंपल साधारण तरीका है कि जब भी कोई जातक पैदा होता है, मान लीजिए अभी 12 बज के 23 मिनट हुए हैं, दिल्ली में हम बैठे हैं, इस समय कोई जातक पैदा होगा, तो पूर्व दिशा में जो राशि है, ठीक है? हमारी पृथ्वी अपने उस पे घूम रही है, मैंने क्या बताया, घर हम फिक्स है, क्योंकि हम पृथ्वी पे ही हैं इसलिए फिक्स है, हम उसको चेंज नहीं कर रहे। हम जहाँ हैं वो घर है हमारे लिए, ठीक है? राशियाँ ऊपर अलग क्योंकि हमारे चारों तरफ घूमने से राशियों का अलग क्षेत्र बन जाता है, वो घूमती रहती हैं। इसलिए जन्म के समय में पूर्व दिशा में जो राशि होगी, वो लग्न की राशि बनेगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर अभी इस समय में पूर्व दिशा में अगर हम देखें कि कौन-सी राशि उदय हो रही है,
मैं अगर आपको देख के बताऊँ, 1 सेकंड आप मुझे दें, मैं आपको एग्ज़ैक्टली बता दूँ कि पूर्व दिशा में कौन-सी राशि उदय हो रही है। इस समय पूर्व दिशा में मेष राशि उदय हो रही है। देखो आप मेरे मोबाइल में भी आप देख पा रहे हो, पूर्व दिशा में मेष राशि उदय हो रही है, ठीक है? तो जातक की जो लग्न की राशि बनेगी वो मेष राशि बनेगी। उसी से ही सारे के सारे बाकी घर में जो राशियाँ बैठेंगी उसी पे निर्धारण की जाएगी। मान लीजिए अगर मेष राशि ना होती, ये कर्क राशि होती, तो लग्न में राशि का नंबर जो कर्क राशि नंबर 4 है वो लिखा जाता। बाकी राशियाँ अलग-अलग घर में आ जाती। जैसे दूसरे घर में 5वीं आती, तीसरे घर में छठी आती, चौथे घर में 7वीं आती। ऐसे करते-करते 12वें घर में तीसरी राशि आ जाती। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है? तो ये हमारी लग्न की राशि निर्धारित करती है कि पूर्व दिशा में जन्म के समय में कौन-सी राशि है, वो लग्न की राशि बनेगी। उसी से निर्धारण होगा कि बाकी घरों में कौन-सी राशियाँ विराजमान होंगी, बैठेंगी। ठीक? अब आ जाते हैं हम चंद्रमा की राशि पर। चंद्रमा जन्म के समय में जिस नक्षत्र में और जिस राशि में है, वो चंद्रमा की राशि कहलाएगी। ठीक है? अगर हम आज के टाइम पे हम देखें, चंद्रमा हमारा जिस राशि में है, वो राशि हमारे उस जातक की जन्म की राशि कहलाएगी। अगर हम कुंडली में अगर हम देख लें, तो चंद्रमा तुला राशि में है इस समय, तो तुला राशि जातक की कहलाएगी। पूरे जीवन भर उसकी लग्न राशि मेष रहेगी और उसकी चंद्र राशि तुला रहेगी। जिनके ऊपर उसके पूरे ज़िंदगी के कई सारी चीज़ों का निर्धारण होगा, जिसके ऊपर हम फलित करेंगे कि भई इस जातक के जीवन में कौन-कौन सी घटनाओं की संभावनाएँ हो सकती हैं। ये तो हमारी ऐसे में दोनों का अगर हम प्रभाव डिवाइड करें तो लग्न राशि का कितना हद तक उसका उस पर प्रभाव रहता है? क्योंकि ऑब्वियसली ये डिफरेंट होगी ज़्यादातर केसेज़ में 99% केसेज़ में तो ये डिफर होगी कि लग्न राशि कुछ और है, अनटिल अनलेस उसमें चंद्रमा नहीं बैठा है। तो इसका हम परसेंटेज के हिसाब से कहें तो क्या कहेंगे कि लग्न राशि कितना परसेंटेज नहीं, असर करती देखिए है? अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं, तो मैं कहूँगा बहुत इक्वल परसेंटेज है। कैसे? हम जो हैं, हम 3 चीज़ों का जोड़ हैं। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा। ये 3 चीज़ों का जोड़ है हम, ठीक है? ये कैसे काम करता है? हमारा शरीर जो है, उसके साथ बुद्धि जुड़ी हुई है, हमारा मस्तिष्क जुड़ा हुआ है। ठीक? चंद्रमा हमारा मन है, तो जो हमारा शरीर है, वो हमारा लग्न है। ठीक है? तो जो लग्न की राशि है, जो लग्न का भाव भी है, वो भी उसको हम कहते भी तनु भाव है, जब मैंने आपको भाव में बताया था। क्या? क्योंकि वो पूरा शरीर ही है, वो मैं ही हूँ। अब उसी के हिसाब से मेरा सारी चीज़ चलेगी। इस शरीर से जुड़ा हुआ धन, इस शरीर से जुड़ा हुआ भाई-बहन, इस शरीर से जुड़े हुए माँ-बाप, इस शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वो उससे देखी जाएँगी। ठीक है? मन जो है, वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। तो चंद्रमा मन से जुड़ी हुई चीज़ें, वो चंद्रमा की राशि देखी जाएगी। मन का भाव, चंद्रमा का भाव हो गया पहला, तो मन से जुड़ा हुआ धन, मन से जुड़ा हुआ भाई, मन से जुड़े हुए माता, मन से जुड़े हुए कई सारी चीज़ें वो उस चंद्रमा की राशि है, वहाँ जहाँ चंद्रमा बैठे वहाँ से काउंट की जाएगी। जहाँ सूर्य बैठेंगे, वो क्या है मेरी आत्मा है, जो मेरे अंदर की मेरी अंतरात्मा है। उस आत्मा के विषय की सारी चीज़ें, वो जहाँ सूर्य बैठे हैं, वहाँ से देखी जाएगी। तो ऐसे में अगर लग्न में सूर्य और चंद्रमा दोनों बैठे हैं तो वो फिर तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन वो नहीं, देखिए एक और भी चीज़ है, जब सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति इसका मतलब अमावस्या के आस-पास पैदा हुआ है, तो वो और ज़्यादा किसी न किसी परेशानी की अपने साथ लेके चलने वाला होगा। ओके ये भी बात हो जाती है। आप हर चीज़ को हर चीज़ से एकदम जोड़ नहीं सकते हैं, हर चीज़ों का अपना-अपना प्रभाव है। अब आप देखिए, जब मैं अपने शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें देखता हूँ, तो मेरे शरीर से जुड़ा हुआ मेरा भाई है, छोटा भाई जो मैं तीसरे घर से देखता हूँ। उससे मुझे कितना प्रेम हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, वो उस पे डिपेंड करेगा कि तीसरे घर की क्या स्थिति है, मेरे लगन से, उसके ग्रह की क्या स्थिति है, उसके भाव की क्या स्थिति है, उसके साथ कौन-कौन से दूसरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कौन से इनसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक आपने सुना होगा ना, कहते हैं भाई-बहन, माँ-बाप तो हम चुनते नहीं है, लेकिन मित्र हम चुनते हैं। मैं तो कहता हूँ मित्र भी हम चुनते नहीं है, वो भी ईश्वर बना के तय करके देता है। चंद्रमा के साथ अगर हम तीसरा घर देखेंगे, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, तो वहाँ मन से जुड़े हुए जो भाई-बहन जो होंगे ना, जिनके साथ बहुत मन का जुड़ाव होता है ना? बहुत का आपके अपने सगे भाई-बहन से शायद आपका इतना मन का जुड़ाव ना हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपका मन का बड़ा जुड़ाव है, ये तो मेरे भाई जैसा है। ओ भाई तू तो मेरा भाई है यार, तू दोस्त नहीं है भाई है। कहते हैं ना ऐसा। तो क्यों कहते हैं? वहाँ आप देखना चंद्रमा से जुड़ा हुआ तीसरा घर या चंद्रमा से जुड़ा हुआ 11वां घर आप देखोगे तो वहाँ कोई आपसे उम्र में बड़ा है तो आप कहते हो नहीं आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हो। उनसे आपका अगाढ़ प्रेम है।
इतना गहरा प्रेम है, तो कोई हिसाब नहीं है। वो भी डिपेंड करता है चंद्रमा से जुड़े हुए घर से। फिर आपकी आत्मा के साथ कौन-कौन जुड़े हुए हैं आपके संबंध, वो आप सूर्य से देखो। ये इतनी गहरी चीज़ें हैं, जबकि हैं इतनी सिंपल। आप सूर्य से देख लो, सूर्य से पहले अगर सूर्य के साथ जहाँ सूर्य बैठे हैं, उसका आपके शरीर से कितना गहरा संबंध है, आपकी आत्मा का, वो सूर्य के बैठने पे पता लग जाएगा। सूर्य का आपके माँ के साथ क्या संबंध है, आप चौथे घर में देख लोगे सूर्य से। ऐसे करते-करते आप सारे रिलेशन सूर्य के हिसाब से देख लोगे, आपका आपकी आत्मा का आत्मिक संबंध किसके साथ सबसे ज़्यादा है, वो वहाँ से आप निकाल, और वही देखा ना, तरीका वही होगा। करना क्या होगा, देखना पड़ेगा कि मान लीजिए मैं सूर्य से छोटा भाई देख रहा हूँ कि मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ मेरा छोटा भाई कौन है, जिसके साथ मेरा अगाढ़ बिल्कुल आत्मिक, देखो ना, एक होता है बहुत गहरा प्रेम, तो वो चंद्रमा है। एक होता है मेरा भाई, मतलब मेरा सगा भाई है, जो मेरे शरीर के साथ मेरे साथ बड़ा उससे गहरा संबंध है, वो लगन है। एक है जिसका अंदर आत्मा का संबंध है, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैं अगर यहाँ मैं रोया और वहाँ से पता लग गया, वो सूर्य से, वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ संबंध। वहाँ अगर आपने आत्मा से देख लिया कि आत्मा सूर्य से जुड़ा हुआ तीसरा घर है, और वो उसकी क्या स्थिति है, उसके मालिक की क्या स्थिति है, वो पूरा अगर हम फलित, जैसे हम नॉर्मल लगन की कुंडली से फलित करते हैं, ऐसा करना हम देख लेंगे, तो आप आत्मा से जुड़े हुए संबंध भी देखना, सुनना, समझना शुरू कर सकते हैं। बहुत साधारण है चीज़ों को समझना, लेकिन हम क्या है ना, हम किसी फंडामेंटल चीज़ को गहराई से समझते नहीं है, और ना जाने बस वो फलानी उल्टी-सीधी सब वीडियो देख-देख के और लोगों को सुन-सुन के पता नहीं क्या-क्या करना शुरू कर देते ज्योतिष शास्त्र समंदर में मोती की तरह नहीं, बल्कि खुद एक समंदर है। इसमें हैं। ज्योतिष शास्त्र है ही समुद्र भाई, समुद्र से भी बड़ा है, समुद्र बहुत छोटा है। मैं कह रहा हूँ ज्योतिष शास्त्र अथाह है, वो केवल और केवल आपको माँ सरस्वती और आपके इष्ट और आपके गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है, वरना आप पढ़ लो जितना मर्ज़ी पढ़ना है, अगर इन 3 लोगों का आपके पास आशीर्वाद नहीं है, तो फिर ठीक है, आप ठीक है, आप पढ़ के आप कहानियाँ तो जो मर्ज़ी सुना सकते हो, लेकिन क्या गहराई में जा सकते हो? नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो अब गुरुदेव हम राशियों पे आते हैं, मेष और वृष राशि की। अगर लग्न में हो तो और चंद्र राशि हो तो इनके प्रभावों के विषय में जान लें, ताकि हमारा वीडियो देखने वाले लोग ईज़िली अपने जो पर्टिकुलर राशि है उनसे जुड़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेष और वृषभ राशि के जातक जो या तो मेष लग्न और में वृषभ होते राशि हैं की बात करना या चाहते फिर हैं, मैं चंद्र। इसका ये मेष और वृषभ राशि, अब देखिए, मेष और वृषभ राशि क्या है, पहले उनको समझ लेते हैं। 1 सेकंड। मेष और वृषभ राशि जो है, ये पहले 2 कोऑर्डिनेट हैं। मैंने क्या बताया? ये 2 30-30 डिग्री के सारे 12 कोऑर्डिनेट्स हैं। 0 से 30 डिग्री मेष राशि है, और 30 डिग्री कुछ सेकंड से लेके और 60 डिग्री तक वृषभ राशि। हर एक राशियों के, अब देखो, अब ना ये बड़ा लंबा टॉपिक है। मुझे नहीं पता कि आपकी 12 राशियाँ इसके अंदर कंप्लीट हो पाएँगी आज के दिन। हम इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आधा घंटा तो ऑलमोस्ट होने वाला है। हर एक राशि का अपना तत्व है, हर एक राशि की अपनी मूवमेंट है, हर एक राशि का अपना प्रभाव है, उसके तत्व के हिसाब से। और हर एक राशि, क्या कहते हैं, अपना जेंडर भी है हर एक राशि का। अब ऐसे ना करके बहुत सारी चीज़ें हैं राशियों के बारे में, जिसको मतलब अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने बैठूँ, तो फिर पूरा कोर्स राशि पे ही चला जाएगा, फिर बात खत्म नहीं होगी। नहीं, बट इसीलिए हमने अपने शॉर्ट वीडियोस डाले हैं, ताकि लोग उन वीडियोस को देख करके उनके कारक तत्व, उनके कलर्स, तो उनकी सारा कुछ समझ सके। राशियों को समझने से पहले ना हम ये भी समझ सकते हैं कि कैसे हर एक ग्रह को अलग-अलग राशियाँ दी गई। ये मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊँगा। पूरा चार्ट बना के सिखाऊँगा कि कैसे हर एक ग्रह को, हमारे पास 9 ग्रह हैं, जिसमें से 2 छाया ग्रह हैं, उनके पास कोई राशि नहीं होती, उनका कुछ भी ऊँच-नीच ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन ना जाने फिर भी बहुत उनके बारे में चलता है, तो ठीक है, वो कोई बात नहीं, उनको हम अलग से देखेंगे। लेकिन हमारे पास जो प्रत्यक्ष 7 ग्रह हैं, 7 ग्रहों को 12 राशियाँ बाँटी गई हैं, जिसमें से सूर्य और चंद्रमा के पास 1-1 राशि है, और 5 ग्रहों के पास 2-2 राशियाँ हैं। ठीक है? तो जो मेष राशि है, उसके स्वामी मंगल हैं,
वो क्यों है मैं आपको उसका पूरा एक चार्ट बना के अगली बार समझाऊँगा। मेष राशि एक अग्नि तत्व की राशि है, मंगल का प्रभाव है, मंगल ग्रह आप जानते ही हैं, वो मंगल क्या है वॉरियर हैं, तो मेष राशि वाला एकदम वॉरियर की तरह होता है। अब मेष राशि जिसकी लग्न में है, तो उसका शरीर बिल्कुल मंगल के प्रभाव पे निर्भर करेगा कि अच्छा खासा कद होगा उसका। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कद होगा और ये नहीं कि बहुत कम कद होगा। मतलब आप मान के चलिए, मैं अंदाज़ा तो रखता हूँ उसका करीबन 5 फुट, साढ़े 5 फुट से लेके 5 फुट नहीं, साढ़े 5 फुट से लेके और लगभग 6 फुट से नीचे-नीचे ही रहता है। लगभग उसके अंदर उसका कद आता है और ऐसे व्यक्ति 5 फुट 8 इंच, 9 इंच के आपको अक्सर मिलते ही मिलते हैं मेष राशि वाले। बहुत तेज गर्म शरीर रहने वाला उसका होगा क्योंकि वो बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला व्यक्ति भी होगा, अगर मेष राशि में उसका चंद्रमा भी बैठा हुआ है साथ में तो। हालाँकि लग्न अगर मेष राशि है, तो भी व्यक्ति बिल्कुल मंगल जैसे स्वभाव का व्यक्ति होता है। अब देखिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत लंबा जाएगा। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि अग्रेसिव बिहेवियर होगा उसका और एकदम किसी भी काम को ठान लेगा तो करके मानेगा, वॉरियर की तरह होगा और जिद पे अड़ जाएगा तो वो अड़ ही जाएगा, ऐसा व्यक्ति, ठीक है? और साथ में अगर चंद्रमा भी इसके साथ जुड़ गया, तो फिर तो मान लो वो शरीर नहीं मन से भी वैसे ही हो जाएगा और ज़्यादा गहरा असर आ जाएगा। कहीं अगर मंगल भी लगन में आके बैठ गए, तो भाई साहब और ज़्यादा प्रभाव इसका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे प्रभाव देखे जाते हैं। अब आ गई आपकी दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि 30 से 60 डिग्री का हमारा कोऑर्डिनेट है। इसके जो स्वामी हैं, वो शुक्र हैं। शुक्र की अगर हम बात करें शुक्राचार्य वो अच्छे मतलब सुंदर शुक्र को हम स्त्री ग्रह भी कहते हैं। शुक्र बहुत ऐसा प्रभावी ग्रह है जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, ठीक है? शुक्र ग्रह पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है और बहुत ग्राउंडेड रहता है लेकिन उसके पास एक शक्ति है। शुक्राचार्य है तो उसकी हाइट बड़ी अच्छी होती है, जिसके पास शुक्र का प्रभाव है उसकी सुंदरता बहुत अच्छी होगी, हाइट बड़ी अच्छी होगी, उसका बोलने का तरीका बड़ा अच्छा होगा, बहुत कन्विंसिंग पावर रखता होगा व्यक्ति अपने अंदर, साथ में बड़ा आकर्षक होगा। अब ये सब चीज़ें राशि के हिसाब से हैं, इसमें अगर चंद्रमा भी आ जाए तो मन से भी वैसा हो गया। इसमें अगर शुक्र भी अगर खुद ही आके बैठ जाए तो व्यक्ति और ज़्यादा ऐश्वर्यवान हो जाता है। तो शुक्र ऐश्वर्यता का भी कारक है। तो शुक्र के प्रभाव में वृषभ राशि आती है, ठीक है? अब हमारे पास मिथुन और अ, राशि है। 3-4 मिनट और है, हम मिथुन और कर्क राशि के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलेगा? आप हाँ जी, बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल चलेगा। हम देखिए हमारा मेन जो ध्येय है वो यही है कि हम वैदिक इन्फॉर्मेशन लोगों को दें। समय सीमा हमारे लिए कभी भी बाध्य नहीं हो सकते हम। नेक्स्ट वीडियो में देंगे और उसको हम इस कंटिन्यूएशन में लगा देंगे ताकि जो इसको सुन रहे हैं वो अगले वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें। बिल्कुल ठीक है। तो मिथुन और कर्क राशि के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट पहले मैं आप पे उसका वो शेयर कर दूँ। जी। अब आ जाते हैं मिथुन और कर्क राशि के बारे में। मिथुन राशि तीसरा कोऑर्डिनेट है हमारा राशियों के अंदर, ठीक है? जो कि आप कह सकते हैं 60 से 90 डिग्री का कोऑर्डिनेट है। इसके मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। अब बुध ग्रह किस-किस चीज़ के कारक हैं? जैसे हमने पहले ग्रहों के बारे में बताया, बुध ग्रह बुद्धि के कारक हैं। बुध ग्रह आपकी मानसिक मनो मानसिक क्षमता के कारक हैं। बुध ग्रह आपको क्षमता देते हैं कि आप एक अच्छे लेखक बन सकें। बुध ग्रह बिल्कुल कैसे हैं? युवराज की तरह हैं। तो बुध ग्रह वाला व्यक्ति, मिथुन राशि वाला व्यक्ति युवराज की तरह होता है। बहुत सीधे-सीधे काम करने वाला होता है। अब इसमें जो व्यक्ति का शरीर है, अगर मिथुन राशि का लग्न की राशि बनती है, तो व्यक्ति का शरीर बुध बुध जो है, उनकी हाइट कम है, किशोरावस्था के हैं। वो आप मान के चलो 5 से साढ़े 5 फुट का व्यक्ति उनकी हाइट इस तरीके से हो सकती है लगभग, ठीक है? लेकिन मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये एक किसी का स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि क्या होता है,
लग्न में कोई ग्रह आके बैठता है, लग्न में कोई दूसरा ग्रह आके दृष्टि डालता है, लग्न का स्वामी किसी दूसरे ग्रह के साथ संबंध बनाता है या दूसरे नक्षत्र में बैठा होता है, उसका प्रभाव अलग पड़ता है, तो उनकी हाइट पे असर आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मिथुन राशि वाले की हाइट 5.5 फुट ही रह जाए। अगर मिथुन राशि जो है वहाँ पर अगर शुक्र आकर बैठ जाए आके और मिथुन राशि या जो स्वामी बुध हैं, वो शुक्र के नक्षत्र में जाके बैठ जाए, तो व्यक्ति की हाइट ज़्यादा भी हो सकती है। व्यक्ति ज़्यादा सुंदर भी हो सकता है। युवराज हैं, तो बड़े एकदम चंचल स्वभाव के और बहुत ही कोमल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं ऐसे, लोग होते हैं ऐसे। और इसमें अगर चंद्रमा भी आके बैठ जाए, तो उनका मन भी वैसा हो जाता है। वो मन से बहुत चंचल स्वभाव के व्यक्ति हो जाते हैं, ठीक है? जैसा बुध है, वैसे ही मन भी वैसा हो जाता है। तो ये मिथुन राशि वाले लोग हैं। अब अगली राशि है आपकी कर्क राशि, जो आपका अगला कोऑर्डिनेट है 90 से 120 डिग्री का, ठीक है? अब देखिए, जब आप पूरा इसको गोलाई में बनाएँगे, अलग-अलग, 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 अलग 12 कोऑर्डिनेट बनते रहते हैं और अलग एंगल, वो जो अलग एंगल है, वहाँ से अलग एंगल से अलग प्रभाव हमारे पास ऊर्जा का आता है। अब इसको बड़े अच्छे तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो। सूर्य जब सुबह उगता है, उसका एंगुलर इफ़ेक्ट अलग होता है हमारे पास और दोपहर में अलग एंगुलर इफ़ेक्ट होता है और शाम के छुपते-छुपते उसका एंगुलर इफ़ेक्ट अलग हो जाता है और उसी हिसाब से उसकी ऊर्जा का प्रभाव भी हमारा पड़ता है। ये तो अब साइंटिफिकली भी प्रूवन हो गया कि सूर्य के उगने से कुछ देर पहले से लेके अल्ट्रावायलेट रेज़ेज़ आती हैं और फिर वायलेट आती है और शाम को छुपते-छुपते रेड और इंफ्रारेड रेज़ेज़ हो जाती हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानकारी होती है। ये तो आप बहुत सिंपल तरीके से भी आजकल साइंस ने प्रूव कर दिया है। तो अब जब एक छोटा-सा इस सिंपल जो रोज़ के सूरज से हमें इतना प्रभाव पड़ता है, तो जब ग्रह हमारे चारों तरफ घूमते हैं और अलग-अलग कोऑर्डिनेट से या उनकी जो हमारी ऊर्जा हमारे पास उनकी तरफ से आ रही है, तो उसका अलग प्रभाव हम पे पड़ता हुआ मिलता है हमें हर बार। और जब कोई जातक पैदा होता है उस प्रभाव में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, देखिए कितनी रिसर्च करने के बाद जब जाके ये सब चीज़ें बनाई हैं उन्होंने, फिर जब ये भी रिसर्च करी कि भाई कौन-सा ग्रह किस कोऑर्डिनेट बैठा है, उसका क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे आ रहा है, वो व्यक्ति किस स्वभाव वाला, किस प्रभाव वाला, उसकी जीवन शैली कैसे होने वाली है, सारी चीज़ें डिज़ाइन की। उसी हिसाब से फिर सारी सारी फलित की चीज़ें बनाई गई, जो हम अगली वीडियो में आपको फलित के बारे में बताएँगे आने वाली वीडियो में कि फलित के लिए हम क्या-क्या चीज़ें देखते हैं। तो ये हमारा वो कोऑर्डिनेट है। अब जो ग्रह कर्क राशि में बैठा होगा, वो आप मान के चलिए 90 से 120 डिग्री वाले कोऑर्डिनेट में यानी उस एंगुलर सिचुएशन पे है जिसका प्रभाव हमारे पास आ रहा है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा के पास मिली हुई है, चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं। जो भी अगर ये लग्न बन की राशि बनेगी, तो व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल चंद्रमा जैसा होगा। देखने में व्यक्ति बिल्कुल सुंदर, एकदम गोल चेहरे वाला और चंद्रमा से प्रभावित उसकी शरीर की पूरी व्यक्तिगत व्यक्तित्व होगा। साथ में अगर चंद्रमा खुद यहाँ बैठ भी जाता है, तो उसका व्यक्ति का मन भी चंद्रमा जैसा होगा। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा चंचल। हम कहते हैं ना चंद्रमा सबसे चंचल। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो व्यक्ति की जो मन है व्यक्ति का, वो भी कुछ इसी प्रकार से होगा। व्यक्ति का जो शरीर की जो प्रक्रिया है, वो भी कुछ इसी प्रकार से होंगी। और चंद्रमा अच्छे खासे हाइट के हैं और सुंदर दिखने वाले हैं, तो व्यक्ति बड़ा आकर्षक और सुंदर दिखने वाला होगा। बहुत ठहरा हुआ, बहुत ठंडे स्वभाव का होगा। चंद्रमा जो है, वो चंद्रमा की जो राशि है, जो कर्क राशि है, वो जल तत्व की राशि है। तो इसमें व्यक्ति के अंदर जल तत्व जैसे गुण भी इसके अंदर होंगे। जैसे मिथुन राशि जो है, वो वायु तत्व की राशि है, तो व्यक्ति मैं कहता हूँ ना युवराज हवा में ज़्यादा रहते हैं युवराज। हमेशा एकदम अपनी ज़्यादा बोलोगे तो मंत्री से कह के तुम्हें उठवा दिया जाएगा। सेनापति से कह के हम तुम्हें मरवा देंगे ज़्यादा बोलोगे। तो युवराज कुछ इस प्रकार के भी होते हैं। और युवराज अगर फिर अगर उसमें मंगल प्रभाव हो जाए तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है? तो वो वायु तत्व की राशि है मिथुन और कर्क जो है वो जल तत्व की राशि है। व्यक्ति के ऊपर जो प्रभाव है, वो जल तत्व के हिसाब से उस तत्व का प्रभाव भी पड़ता है। तो जल क्या है? जल की अलग-अलग चीज़ें हैं। जल बहता हुआ बहुत अच्छा होता है और रुका हुआ खराब होता है। तो देखना पड़ता है पूरी कुंडली देख के कि कर्क राशि तो है, लेकिन इस राशि का स्वामी कहाँ है, क्या कर रहा है? वो बहती हुई कंडीशन में है कि रुकी हुई कंडीशन में, वो कई सारी चीज़ें देख के फिर हम कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति बहुत परेशान हो सकता है या अच्छा जीवन जी सकता है। ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब थोड़ी बहुत मैं आपको आके
माध्यम से मैं लोगों को बता पा रहा हूँ। ये तो अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर देखने की और बात करने की, समझने की, जो हम जब पढ़ाते हैं तो ज़्यादा और डिटेल में आपको समझाते हैं इसके नहीं, और ये हमारा वीडियो का ध्येय भी यही है कि आप पहले वीडियो को देखिए, समझिए और अपने हॉरोस्कोप में उन चीज़ों को स्टडी करिए। फिर कैलकुलेट करिए कि ये कैलकुलेशन आप पर कितनी लागू होती है। हमेशा पर्सनल कैलकुलेशन पर, एनालिसिस पर, प्रेडिक्शन पर जाना चाहिए। ये हम गुरु शिष्य धारा में सीखते आए हैं और यही हम इसी बात का प्रचार-प्रसार करते हैं। तो हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ताकि और इस वीडियो के लिए जो भी आपके कमेंट्स हैं वो प्लीज़ शेयर करिए। कुछ और जानना चाहते हैं, कोई और नया टॉपिक है, आपको गुरुजी के पढ़ाने में कुछ प्रश्न मन में आएँगे, वो आप लिख सकते हैं। इन केस अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं डाल सकते, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमसे शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ प्रणाम, प्रणाम। आप सबके जीवन में शक्ति की राह हो, यही माँ भवानी से मंगल कामना। थैंक यू।